हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस बैलेंस। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था होम्योस्टेसिस, उसी का एक दूसरा पार्ट है ये एसिड बेस बैलेंस। मतलब बॉडी में एसिड और बेस के बैलेंस से भी होम्योस्टेसिस बनता है। तो एसिड बेस बैलेंस में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारा पहला टॉपिक है एसिड बेस बैलेंस। शुरू करते हैं। एसिड बेस बैलेंस में सबसे पहले आता है कि एसिड होता क्या है। तो एसिड क्या होता है? H प्लस डोनर पड़ा हुआ है। बेस क्या होता है? H प्लस एक्सेप्टर। अब जहाँ H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उस टर्म को बोल देंगे हम एसिडोसिस, और जहाँ H प्लस की कंसंट्रेशन लो होगी उस टर्म को बोल देंगे एल्कलोसिस। ठीक है, बेसिक वर्ड दोनों कंपैरिजन हो गया दोनों में। ठीक है, कंपैरेटिव वर्ड है एसिडोसिस और एल्कलोसिस। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं कि एसिडोसिस एल्कलोसिस ये डिफाइन कैसे करना है। तो एक स्केल होती है जिसका नाम होता है पीएच स्केल। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ H प्लस। पोटेंशियल ऑफ H प्लस को ही पीएच बोलते हैं। पीएच स्केल होती है 0 to 14। इसमें न्यूट्रल पॉइंट होता है हमारा 7, जहाँ वाटर होता है ना। 7 से नीचे जो होता है वो होता है एसिड, और 7 से ऊपर होते हैं बेस। ये हमारी बेसिक होती है। ठीक है, अब हमारी बॉडी का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। हमारी बॉडी का पीएच क्या होता है? बॉडी पीएच होता है हमारा 7.4। 7.4 से अगर पीएच कम है, ठीक है, 7.4 से कम है तो इसी को बोलते हैं एसिडोसिस। ठीक है, और 7.4 से ज़्यादा है, 7.4 से ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे? एल्कलोसिस। ठीक है, अब 7.4 से कम 7.4 से ज़्यादा ये डिस्कस कर लेते हैं कैसे कैसे हो सकता है। देखो, अगर पीएच 6.9 से नीचे गया तो डेथ, और पीएच 6.9 से ऊपर गया मतलब 7.8 से ऊपर, 7.8 से ज़्यादा हुआ पीएच तो भी डेथ। अब क्यों डेथ ये समझो। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो होगा कि एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएंगे। मतलब प्रोटीन जितनी में वो डीनेचर हो जाएंगी, और प्रोटीन डीनेचर अगर हो गई तो ऑल एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, हमारे सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, इन केस ऑफ एसिडोसिस लेस एक्साइटेबल न्यूरॉन हो जाते हैं, लेस एक्साइटेबल न्यूरॉन। और इन केस ऑफ एल्केलोसिस क्या हो जाते हैं? हाइपर एक्साइटेबल न्यूरॉन। आया समझ? क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा प्रोटीन डीनेचर हो जाएंगे इन केस ऑफ, मतलब अगर पीएच कम होता है या पीएच बहुत ज़्यादा हो जाता है, 7.4 से ज़्यादा हो जाता है, 7.8 से ज़्यादा, इधर 6.9 से नीचे चला जाता है, तो क्या होगा? दो कंडीशन होंगी। एक तो प्रोटीन सारी डीनेचर हो जाएंगी जिससे कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें इन केस ऑफ एसिडोसिस, जहाँ H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो गई है? H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, उस केस में क्या हो जाएगा? लेस एक्साइटेबल हो जाएंगे। और जब H प्लस की कंसंट्रेशन कम हो गई, मतलब बेसिक कंडीशन जब बनने लगी, तो क्या हो जाएंगे? हाइपर एक्साइटेबल हो जाएंगे। दोनों ही केसेस में क्या है? डेथ इनएविटेबल है, मतलब डेथ होना होना है। ठीक है, अब हमारा जो पॉइंट है अगला, हमको इसी पे ज़्यादा डिस्कस करना है कि भाई एसिडोसिस क्या है, एल्कलोसिस क्या है, और किस किस टाइप से हो सकती है, बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, ये टाइप। ठीक, अब हमको पता है कि हमारी बॉडी में जो एसिड बेस प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, क्या है? एसिड बेस बॉडी में प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू है। एसिड बेस प्रोडक्शन कंटिन्यू होता है। ठीक है, कितना होता है? 80 मिली इक्विवेलेंट पर डे, इतना होता है एसिड बेस प्रोडक्शन। ठीक है, एसिड बेस प्रोडक्शन, और मैक्सिमम क्या बनते हैं? एसिड बनते हैं हमारी बॉडी में। अब हमको एक चीज़ जो है, ये एसिड जो बन रहे हैं, इन एसिड्स का क्या होना चाहिए? दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये हो जाए एक्सक्रीट आउट हो जाए, दूसरा हो सकता है बफर हो जाए। बफर क्या होता है? रेजिस्ट पीएच चेंज, मतलब पीएच चेंज को रेजिस्ट करना।
मना करना भाई पीएच नहीं इतना ही रखना है, बॉडी का कांस्टेंट रखना है। तो हमको क्या पढ़ना है, जैसे हमने होम्योस्टेसिस में पढ़ा था वैसे इसमें एसिड और बेस का बैलेंस बना के हमको क्या रखनी है, कांस्टेंट कंडीशन रखनी है बॉडी। अब हमको ये पता लग गया कि भाई 80 मिली इक्विवेलेंट पर डे एसिड फॉर्म हो रहा है, और उसको हमको दो तरीके से सॉल्व करना है, एक्सक्रीट आउट कर देना है या बफर करना है। ठीक है, एक नोट लिख लेते हैं हम यहाँ पे, जो इंपोर्टेंट नोट है वो ये है, इंक्रीज इन पीएच बाई 1 फोल्ड, इंक्रीज इन पीएच बाई 1 फोल्ड, 1 फोल्ड रिक्वायर है डिक्रीज इन 10 फोल्ड कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन 10 फोल्ड H प्लस कंसंट्रेशन। मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जब 10 फोल्ड कम होगी तब 1 फोल्ड पीएच इंक्रीज होगा। आया समझ? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, पर इसको लॉजिक समझो तो समझ आ जाएगा। देखो कैसे, इंक्रीज इन पीएच, पीएच इंक्रीज होना मतलब बेसिक कंडीशन की तरफ जाना, और बेसिक कंडीशन की तरफ जाना तो H प्लस का कम होना। ठीक है, डिक्रीज। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो एसिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। हमारी बॉडी में जो एसिड फॉर्म होते हैं वो दो टाइप की फॉर्म होते हैं। एक तो होते हैं वोलेटाइल एसिड, वोलेटाइल एसिड, और दूसरे होते हैं नॉन वोलेटाइल एसिड। वोलेटाइल एसिड नाम से पता लग रहा है CO2, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, इसमें HCl मान लो। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड मान लो। अब ये कहाँ से बन रहे हैं, ये एक अच्छा कंसेप्ट है कि ये तो वोलेटाइल एसिड तो समझ में आता है कहाँ से बन रहा है, ये कहाँ से बन रहे हैं, ये बनते हैं एमाइनो एसिड के टूटने से, एमाइनो एसिड के डीजनरेशन से। कौन कौन से अमाइनो एसिड डीजनरेट हो सकते हैं कि भाई ये वाले बन रहे हो, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड बनना है मान लो, तो सल्फ्यूरिक एसिड किससे बनेगा, जिसमें सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होगा, जब वो डीजनरेट होगा तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ऐसे हाइड्रोजन कंटेनिंग अमाइनो एसिड होगा तो वो जब टूटेगा तो HCl बनेगा। ये बनते हैं नॉन वोलेटाइल एसिड। ये कंसेप्ट हमारा यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो एसिडोसिस है, एल्किलोसिस है, वो क्या है, वो पूरा कंप्लीट डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, पढ़ते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है कि भाई बॉडी में दो टाइप की कंडीशन बनेंगी जब क्या होगा, इम्बैलेंस ऑफ एसिड या बेस होगा। इम्बैलेंस है, दो टाइप की कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन बनेगी, इसे बोलते हैं हम एसिडोसिस, और दूसरी कंडीशन बनेगी, हम इसे बोलते हैं एल्कलोसिस। ठीक है, एसिडोसिस मतलब एबनॉर्मल इंक्रीज इन किसमें, एसिड्स। आया समझ, एबनॉर्मल इंक्रीज इन एसिड। ठीक है, और एल्कलोसिस क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल इंक्रीज इन बेस, एबनॉर्मल इंक्रीज इन एसिड और एबनॉर्मल इंक्रीज इन बेस। ठीक है, किसमें, दोनों कहां पर होंगे, बॉडी फ्लूइड्स में। ECF ICF पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये करने का कॉज क्या है, कैसे हो रहे होंगे, तो दो कॉज हो सकते हैं एसिडोसिस में। पहला जो होगा, इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन। अब CO2 क्या होता है, वीक एसिड होता है। ठीक है, इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन। दूसरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन HCO3 माइनस कंडीशन, HCO3 बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसके अपोजिट इसमें सेम क्या, एल्कोलिसिस में क्या हो जाएगा, पहला डिक्रीज इन CO2 कंडीशन, डिक्रीज इन CO2 कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन HCO3। आया समझ? ठीक है, अब ये भी दो टाइप से होगा, दो टाइप मतलब दो जगह पे होगा। ठीक है, एसिडोसिस और एल्कलोसिस। एसिडोसिस दो टाइप से होगा, एक तो होगा रेस्पायरेटरी, और दूसरा क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक। सेम ये होगा, रेस्पायरेटरी और मेटाबॉलिक। आया समझ में? रेस्पिरेटरी नाम से क्लियर हो रहा है भाई, रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेशन में, मेटाबॉलिक मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। ठीक है, अब पढ़ते हैं भाई, इनको थोड़ा डीप से समझ लेते हैं क्योंकि इनके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी मतलब पहला तो होगा इंक्रीज इन CO2 कंडीशन, इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन मतलब CO2 का बढ़ जाना। ठीक है, तो सबसे पहले ये एल्व्यूलर होगा, रेस्पिरेटरी है तो क्या होगा, एल्व्यूलर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये टिश्यू में होगा, आगे बढ़ेंगे।
ये किसकी वजह से होगा, इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन CO2 की बढ़ रही है तो क्या हो रहा होगा, हाइपोवेंटिलेशन या हाइपोवेंटिलेशन, याद रखना उल्टा लगता है समझने में, पर क्या होगा, हाइपोवेंटिलेशन। मतलब सांस जब हम कम ले रहे हैं, मतलब हमारी जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो कम हो गई। अब टिश्यू में कंटिन्यू मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, इससे CO2 फॉर्म हो रहा है। अब एल्वुलर लेवल पर CO2 क्या हो गया, जमा हो गया, उसी को बोलेंगे हाइपोवेंटिलेशन की कंडीशन में क्या हो गया, इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन हो गया, इसे बोला हमने एसिडोसिस। ठीक है, हाइपोवेंटिलेशन से थोड़ा लिख भी लेते हैं, लंग्स फेल टू एक्सपेल आउट CO2। ठीक है, CO2 मेजर प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज होता है, प्रोटीन फैटी एसिड। CO2 क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ किसका, ग्लूकोज, फैटी एसिड ऐसे। ठीक है, ये पढ़ लिया आपने। ठीक है, आया समझ। इसको थोड़ा भी रिएक्शन भी पढ़ेंगे, इसकी रिएक्शन क्या होती है सर, जैसे इन ब्लड में पढ़ते हैं, ब्लड में क्या होता है, CO2 प्लस H2O दोनों मिक्स होते हैं। ठीक है, कहाँ CO2 ये फॉर्म कहाँ हुआ, टिश्यू में, ये दोनों मिक्स होकर बनाते हैं H2CO3, कार्बोनिक एसिड, नाम क्या, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब ये H2CO3 होता है, ये दोबारा से लंग्स में आके क्या होता है, H प्लस और HCO3 में क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब ये H प्लस जो है इसकी कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती जा रही है, और H प्लस की कंसंट्रेशन का बढ़ना ही क्या होता है, एसिडोसिस होता है। आया समझ में। ठीक है, नॉर्मल का, इसका नॉर्मल कंडीशन भी याद रखना कि CO2 की नॉर्मल कंसंट्रेशन कितनी होती है, 40 mmHg, इतना पार्शियल प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन, मतलब पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर ये 60 से ऊपर गया, 60 mmHg से ऊपर गया तो एसिडोसिस हो जाती है। आया समझ में। ठीक है, मेटाबॉलिक पढ़ते हैं। मेटाबॉलिक कब होती है, मेटाबॉलिक जैसे कि मेटाबॉलिक होगी कहाँ, पहले तो टिश्यू लेवल पे होगी। ठीक है, तो इसमें एक लाइन याद रख लो, एक्सेस एक्यूमुलेशन, एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ किस किस का, अब टिश्यू लेवल पे क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, कीटो एसिड बन रहा है, यूरिक एसिड बन रहा है। इन सब की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाएगी तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। सारे एसिड है ना, जितने भी एसिड है इन सब की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको लिख सकते हो ड्यू टू एबनॉर्मलिटी इन मेटाबॉलिज्म, ड्यू टू एबनॉर्मलिटी इन मेटाबॉलिज्म, ये क्या हो गया हमारा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, अब सेम हम उसका पढ़ते हैं, सेम इसका उल्टा पढ़ना, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, रेस्पिरेटरी एल्वुलर, रेस्पिरेटरी क्या होगा, एल्वुलर होगा। ठीक है, और ये मेटाबॉलिक टिश्यू लेवल पे होगा। ठीक है, ये कैसी, ये हाइपोवेंटिलेशन था तो ये क्या हो जाएगा, हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा। ठीक है, सेम लॉस इन क्या हो जाएगा, CO2 कंसंट्रेशन, यहाँ क्या हो रहा था, ज़्यादा हो रही थी, लॉस इन CO2 कंसंट्रेशन। कैसे, सेम रिएक्शन हमको याद करनी है, वही CO2 प्लस H2, यही वाली रिएक्शन हमको यहाँ पर लिखनी है। आगे समझ में आसान है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसे अगले पेज पे देखते हैं। ठीक है, अब हमको इसमें समझना है कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या होता है। ठीक है, वो पिछले पॉइंट पर रह गया था, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो होता है वो किसकी वजह से होता है, अगर H प्लस आयन लॉस होने शुरू हो जाए, H प्लस आयन लॉस होने शुरू हो जाए तो H प्लस की कमी होने की वजह से एल्कलोसिस हुआ। अब वो कमी कैसे हो सकती है, या तो H प्लस कम हो रहा है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, HCO3 की कंसंट्रेशन बढ़ जाए। अब ये कमी कैसे हो सकती है, इन केस ऑफ वॉमिटिंग, इन केस ऑफ डायूरेसिस, डायरिया, इन सब में H प्लस की आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम हो जाती है। कम हो जाती है तो रिजल्ट क्या है इसका, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस उस वाली मेटाबॉलिक एसिडोसिस से थोड़ी डिफरेंट। ठीक है, लॉस इन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन रिजल्ट इन किसमें, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस।
ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, वॉमिटिंग, डायरिया, और एक हो जाएगा डाईयूरेसिस। स्पेलिंग ठीक है डायरिया की, डाईयूरेसिस। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया। अब ये तो सब ठीक है, हमने चारों टाइप की ये कंडीशन पढ़ ली, पर अब इस सबको रेगुलेट कैसे करना है, कैसे हमको बॉडी में एसिड बेस का बैलेंस बनाना है। तो बॉडी में एसिड बेस का बैलेंस बनाने के लिए हमारे पास 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। बॉडी में एसिड बेस का बैलेंस बनाने के लिए हमारे पास 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस। कितने टाइप से कर सकते हैं? 3 टाइप से कर सकते हैं। कौन से 3 है? सबसे पहले आता है ब्लड बफर सिस्टम। ब्लड बफर सिस्टम, मैंने अभी बोला था कि जो एसिड बन रहे हैं हमारी बॉडी में, हम उनको 2 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो बफर और दूसरा एक्सक्रीट आउट करके। तो पहला हो गया हमारा ब्लड बफर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्या करता है? एक्सक्रीट करता है ना। और तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? थर्ड वन, रेस्पिरेटरी। रीनल, रीनल भी क्या करता है? रीनल सिस्टम एक्सक्रीट करता है। ठीक है, पहले में बफर पढ़ना है हमको, दूसरे में एक्सक्रीट वाला पढ़ना है, रीनल में एक्सक्रीट वाला पढ़ना है। ये बफर हो गया, ठीक है, ये एक्सक्रीट हो गया, ये भी एक्सक्रीट हो, CO2 को एक्सक्रीट करता है, O2 को लेता है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं ब्लड बफर सिस्टम जो होता है ना, वो 3 टाइप का होता है। ब्लड बफर सिस्टम जो होता है वो कितने का? 3 टाइप का होता है। इसमें पहले आता है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। दूसरा आता है फॉस्फेट बफर सिस्टम। और तीसरा जो इसमें होता है वो होता है प्रोटीन बफर सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी और ये एक ही टाइप का होता है। रीनल सिस्टम आप जानते हो, 10th 12th में पढ़ा होगा। अभी ब्लड बफर सिस्टम को हम लोग एक बार में क्लियर करेंगे। ठीक है, करते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारा, जो अभी हमने पढ़ा था ब्लड बफर सिस्टम में, पहला जो था बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम बिल्कुल आसान है। ठीक, जैसे बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, सबसे पहले बाइकार्बोनेट आयन कहाँ पर होते हैं? पिछली वीडियो में हमें पता था ECF में होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ठीक है, अब ये रिएक्ट कैसे करते हैं? जैसे अभी हमने पढ़ा कि मेटाबॉलिक जो एल्कलोसिस होता था उसमें HCl बनता था। HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में चेंज हो जाए तो pH लगभग कांस्टेंट हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो क्या होता है, ये HCl होता है जो फॉर्म हुआ वो रिएक्ट करता है NaHCO3 से। किससे? NaHCO3 से, और ये बनाता है H2CO3 प्लस NaCl। अब NaCl क्या है? सॉल्ट है। तो अब H2CO3 है, ये डिसोसिएट हो जाता है किसमें? CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2। और CO2 क्या है? वीक एसिड है, हो गया ना कांस्टेंट। HCl क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन गया। ये रहा हमारा बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम।